ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। इमेजिन कीजिए एक 50 साल पुरानी केमिकल कंपनी। मतलब जब भी हम आधी सदी पुरानी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर वही जंग लगे पाइप, धीमी ग्रोथ और एकदम पुरानी सोच वाले मैनेजमेंट की तस्वीर उभरती है ना? हाँ बिल्कुल, एक टिपिकल पुरानी फैक्ट्री वाला इमेज आ जाता है दिमाग में। एकदम। लेकिन क्या हो अगर डेटा ये दिखाए कि 1975 में स्थापित एक विरासत वाली कंपनी आज अचानक से ऐसे प्रॉफिट मार्जिन्स और इतनी आक्रामक विस्तार योजनाएं पेश कर रही है जो किसी मॉडर्न टेक स्टार्टअप को भी कड़ी टक्कर दे दें। मतलब ये तो काफी दिलचस्प होगा, है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसी एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे पास पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड यानी पीसीपीएल के वित्तीय वर्ष 2026 के दस्तावेज और स्रोत हैं। ये महज कुछ कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स नहीं हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पारंपरिक कंपनी खुद को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नई तकनीकी प्रक्रियाओं और सस्टेनेबिलिटी के दम पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। देखिए इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि ये कंपनी अब अपने कंसोलिडेशन फेज से पूरी तरह बाहर आ चुकी है। कंसोलिडेशन फेज मतलब वो दौर जहां आप चीजों को समेटते हैं, अपना कर्ज कम करते हैं और अपने बेस को स्थिर करते हैं। जो वित्तीय और रणनीतिक आंकड़े हमारे सामने हैं वे स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि पीसीपीएल ने अब एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ फेज में प्रवेश कर लिया है। अच्छा जी, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी सीडीएमओ पर गहरा फोकस है, नई जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में महारत है और पर्यावरण को लेकर उनका जो लॉन्ग टर्म नजरिया है, ये सभी फैक्टर एक साथ मिलकर इस नई ग्रोथ को चला रहे हैं। तो सीधा वित्तीय आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि देखिए असली कहानी तो नंबर से ही खुलती है। बिल्कुल, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। एकदम सही। तो वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 1030 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये पिछले साल के 901 करोड़ रुपए के मुकाबले 14.4% की छलांग है। और अगर हम सिर्फ चौथी तिमाही, मेरा मतलब है Q4 FY26 की बात करें तो रेवेन्यू करीब 209 करोड़ रुपए रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं इस ग्रोथ को एक क्रिटिकल नजरिए से देखूं तो पिछले 5 सालों में उनकी औसत सेल्स ग्रोथ लगभग 8.71% रही है। मतलब ये नंबर बुरा नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत स्टार्टअप जैसी आक्रामक ग्रोथ भी तो नहीं लगता ना। आपका सोचना लाजमी है। फिर ऐसा क्या है कि अर्निंग स्कोर कार्ड में इन्हें 10 में से 9.3 यानी वेरी बुलिश रेटिंग मिली है? इतना भरोसा क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ टॉप लाइन या सेल्स ग्रोथ नहीं देखते। असली जादू उनके मार्जिन्स में हो रहा है। मार्जिन्स में मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल, अगर आप उनका एबिटडा देखें यानी टैक्स, ब्याज और डेप्रिसिएशन से पहले का मुनाफा, तो वो 19.1% बढ़कर 118 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अरे वाह। हाँ, और FY26 का एबिटडा मार्जिन 11.5% रहा। लेकिन जो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है वो है उनका पैट यानी टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा। पैट में कितनी ग्रोथ है? इसमें सीधे 64.3% का भारी उछाल आया है, जो अब 64 करोड़ रुपए हो गया है। उनका पैट मार्जिन 6.2% पर है। कैच है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ ज्यादा केमिकल्स नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने ये क्रैक कर लिया है कि अपनी मौजूदा मशीनों से हर एक बूंद रसायन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे निकाला जाए। उनकी एफिशिएंसी में भारी सुधार हुआ है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पुरानी क्लासिक कार में अचानक से एक नया टर्बो इंजन लगा दिया गया हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इसी कैपिटल एफिशिएंसी को मापने के लिए बड़े निवेशक दो अहम रेशियो देखते हैं, ROCE और ROE। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। इनके नंबर्स क्या कह रहे हैं? पीसीपीएल का ROCE 18.6% है और ROE 16.6% है। जो श्रोता बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए अगर इसे आसान भाषा में समझें तो तौर पर दर्शाता है कि मैनेजमेंट पूंजी को बर्बाद नहीं कर रहा है, वे उसका एकदम सटीक और एफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और निवेशकों के लिए एक और राहत की बात दस्तावेजों में ये दिखी कि उन्होंने इस विस्तार के लिए अपनी बैलेंस शीट को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाया है। बिल्कुल नहीं। कंपनी का लो डेप्ट टू इक्विटी अनुपात उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। हाँ, पिछले साल के मुकाबले उनके लंबे समय के कर्ज 61 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 37.4 करोड़ रुपए रह गए हैं।
वहीं उनकी इक्विटी बढ़कर 423 करोड़ रुपए से ज्यादा हो रही है। और यही कारण है कि बाजार उन्हें 19.3 का पी अनुपात दे रहा है, जो भविष्य की कमाई की क्षमता पर एक बहुत बड़ा भरोसा है। लेकिन देखिए, ये भरोसा बिना किसी ठोस आधार के तो नहीं आता। इस पूरी वित्तीय कायापलट के पीछे जो सबसे बड़ी मशीनरी काम कर रही है, मुझे लगता है वो है ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रहा बदलाव। आप चीन+1 रणनीति की बात कर रहे हैं ना? एकदम। आज दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। पंजाब केमिकल्स इस बड़े शिफ्ट का सीधा फायदा उठा रही है। हाँ, और वो भी खासकर अपने CDMO बिजनेस मॉडल के जरिए। आज के समय में ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उनके कुल रेवेन्यू का 24 से 26% हिस्सा बन चुका है। यहीं पर मुझे लगता है कि चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि CDMO का मतलब सिर्फ एक किराए का कारखाना है। किराए का कारखाना मतलब कोई विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी अपना बना बनाया फॉर्मूला भारत भेजती है और यहाँ की कंपनी सिर्फ मजदूरों और मशीनों का इस्तेमाल करके वो केमिकल बनाकर वापस पार्सल कर देती है। क्या पंजाब केमिकल्स भी सिर्फ यही कर रही है? देखिए, ये एक बहुत ही सतही नजरिया है। इसे ऐसे समझते हैं, एक किराए का कारखाना उस रसोइये की तरह होता है जिसे आप अपनी रेसिपी देते हैं और वो बिना कोई सवाल पूछे डिश बना देता है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन पंजाब केमिकल्स यहाँ एक मास्टर शेफ की भूमिका में है। अच्छा, कैसे? जब विदेशी कंपनियां इन्हें काम सौंपती हैं, तो वो सिर्फ उत्पादन आउटसोर्स नहीं कर रही हैं। वे PCPL के इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D का इस्तेमाल करके प्रोसेस में भारी वैल्यू एडिशन कर रही हैं। मतलब कंपनी खुद भी उस केमिकल को बेहतर बनाने में दिमाग लगा रही है। बिल्कुल। PCPPL के पास एग्रोकेमिकल्स, फार्मा और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में पूरे 5 दशकों का अनुभव है। वे क्लाइंट की रेसिपी को लेते हैं, अपनी एक्सपर्टीज से उसे बनाने की लागत कम करते हैं, टर्न अराउंड समय घटाते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे अहम बात, वे विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अगर कोई विदेशी कंपनी अपना अरबों डॉलर का फॉर्मूला किसी सप्लायर को दे रही है, तो सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि वो फॉर्मूला चोरी ना हो जाए। हाँ, या लीक होकर किसी कॉम्पिटिटर के पास न चला जाए, चीन में या कहीं और। सही कहा। उनके 50 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही वे एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभर रहे हैं। और इसी भरोसे को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कंपनी भविष्य के रेवेन्यू ड्राइवर्स को लेकर बहुत आक्रामक फैसले ले रही है। हाँ, R&D को लेकर जो उनका निवेश है वो काफी दिलचस्प है। दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी अगले 2 वर्षों में अपने R&D खर्च को सीधे दोगुना करने जा रही है। 2 गुना। और वर्तमान में उनके पाइपलाइन में 25 से अधिक नए उत्पाद R&D और पायलट स्टेज में हैं। लेकिन R&D का बजट सिर्फ 2 साल में दोगुना करना, मतलब एक ऐसी कंपनी के लिए जो अभी-अभी कंसोलिडेशन से बाहर आई है, ये तो भारी मात्रा में कैश बर्न करने जैसा लगता है। क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? बाहर से देखने पर ये जुआ लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है। वे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। उनका मुख्य फोकस उन मॉलिक्यूल्स पर है जो ऑफ पेटेंट हो रहे हैं। ऑफ पेटेंट मतलब जिनका पेटेंट खत्म होने वाला है? जी, जब किसी बहुत ही इस्तेमाल होने वाले रसायन या दवा का ग्लोबल पेटेंट खत्म होता है, तो पूरी दुनिया का बाजार दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए खुल जाता है। अच्छा, तो जो कंपनी सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सबसे किफायती दाम में उस रसायन को बना सके, वही उस बाजार पर कब्जा करती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि वे नई और बेहद विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं पर इतना जोर दे रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। जैसे कि वो हाइड्रोजनेशन और प्रेशर रिएक्शन। हाँ, हाइड्रोजनेशन, प्रेशर रिएक्शन और मकैप्टन रिएक्शन। इन विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजनेशन कोई साधारण मिक्सिंग नहीं है जो आप एक बीकर में कर लें। हाँ, नाम से ही काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसमें आपको अत्यधिक दबाव और तापमान के बीच काम करना होता है, जहां गैसें बहुत ज्यादा अस्थिर और ज्वलनशील होती हैं। एक छोटी सी भी तकनीकी चूक किसी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। बाप रे। जी, इस तरह के रिएक्शंस को सुरक्षित तरीके से और बड़े कमर्शियल पैमाने पर करने के लिए करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर और दशकों की इंजीनियरिंग समझ चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार डिफेंस है। मतलब ये जो तकनीकी जटिलता है और इन प्रक्रियाओं में जो खतरा है, वही असल में उनकी सबसे बड़ी ढाल है। इसे ही तो हम फाइनेंस की भाषा में मोट कहते हैं ना। एकदम सही कहा आपने। कोई भी नई केमिकल कंपनी रातों रात आकर हाई प्रेशर हाइड्रोजनेशन शुरू नहीं कर सकती।
ये एंट्री बैरियर उनके मुनाफे को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। और मेरे ख्याल से वे सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे बल्कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। हाँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है कि जिन कच्चे मालों के लिए वे पहले दूसरों पर निर्भर थे, अब अपनी नई स्किल्स के जरिए वे खुद उन्हें अपनी फैक्ट्री में बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इससे बाहर की सप्लाई चेन टूटने का खतरा भी कम होता है और जो मार्जिन सप्लायर खा रहा था वो मुनाफा भी कंपनी के अंदर ही रहता है। बिल्कुल, और इसी तकनीकी महारत के दम पर उन्होंने हाई वैल्यू एग्रोकेमिकल्स और इंटरमीडिएट्स के लिए ग्लोबल ग्राहकों के साथ 3 एक्सक्लूसिव MOUs भी साइन किए हैं। 3 एक्सक्लूसिव MOUs, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक सवाल है, इन नए एग्रीमेंट्स और इस शानदार R&D पाइपलाइन का जमीनी असर रेवेन्यू पर कब देखने को मिलेगा? दस्तावेजों में इसकी एक साफ टाइमलाइन दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही यानी H2 FY26 में कुछ नए मॉलिक्यूल्स के कमर्शियल ट्रायल शुरू करने की योजना है। अच्छा, मतलब इसी साल के एंड तक? हाँ, और उम्मीद है कि ये नए उत्पाद अगले 12 से 18 महीनों में पूरी तरह कमर्शियलाइज हो जाएंगे। और इसका असर रेवेन्यू ग्रोथ पर कितना होगा? प्रबंधन का अनुमान है कि इससे अगले 2-3 वर्षों में 120 से 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट होगा। 150 करोड़ एक्स्ट्रा, ये एक बहुत ही स्पष्ट रेवेन्यू माइलस्टोन है। लेकिन देखिए, सिर्फ R&D लैब में मॉलिक्यूल बना लेने से बात नहीं बनती। इन सबको बड़े पैमाने पर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, और यहीं पर उनका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान सामने आता है। कंपनी ने अगले 3 सालों के लिए 60 करोड़ रुपए का कैपेक्स तय किया है। 60 करोड़? जिसके तहत 2 नए मल्टीपर्पस प्लांट लगाए जाएंगे। यहां मुझे एक अड़चन दिखती है। एक तरफ तो वो China+1 के इतने बड़े ग्लोबल अफसर की बात कर रहे हैं, भारी डिमांड की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगले 3 साल के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए का कैपेक्स। क्या इतना कम निवेश उस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काफी होगा? ये सवाल बहुत से इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है, लेकिन इसका जवाब उस मल्टीपर्पस शब्द में छिपा है। कैसे? देखिए, पारंपरिक केमिकल कारखाने बहुत महंगे होते हैं क्योंकि वे अक्सर किसी एक विशेष उत्पाद को बनाने के लिए कस्टमाइज्ड होते हैं। अगर बाजार में उस उत्पाद की मांग गिरती है तो पूरी की पूरी मशीनरी बेकार पड़ी रहती है। हाँ, वो डेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। एकदम। लेकिन मल्टीपर्पस प्लांट्स उन्हें जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वे बाजार की मांग के आधार पर तेजी से एक रसायन का उत्पादन रोककर उसी प्लांट में दूसरे रसायन का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कम निवेश में ज्यादा आउटपुट और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने का ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। सही कहा। और इसके अलावा वे अपने मौजूदा एसेट्स को रिन्यू करने पर भी काफी खर्च कर रहे हैं। हर साल 25 से 30 करोड़ रुपए सिर्फ एसेट रिन्यूअल पर खर्च किए जा रहे हैं। 25 से 30 करोड़ हर साल? मुझे लगता है कि 35 से 40 साल पुराने प्लांट्स में ये निवेश सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि कोर सेफ्टी के नजरिए से भी सबसे अहम है। बिल्कुल, केमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी सबसे ऊपर होती है, और विस्तार की ये कहानी सिर्फ उनकी पुरानी जमीन तक सीमित नहीं है। वे एक नए ग्रीनफील्ड साइट की भी गहन तलाश कर रहे हैं। मतलब एकदम नई जगह पर एक नई फैक्ट्री। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1-2 विकल्प जिन्हें उन्होंने देखा था, वे ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में विफल रहे। फिर तो ये नेगेटिव बात हुई ना? नहीं, असल में ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट से विस्तार का दिखावा करने के लिए किसी भी खराब जमीन या प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं फंसा रहा है। वे बहुत अनुशासित हैं। ये बात भी है। तो इस नई साइट की घोषणा कब तक हो सकती है? उन्हें उम्मीद है कि Q2 या Q3 में वे इस नई साइट की घोषणा कर पाएंगे। उनकी रणनीति साफ है, अगले 3 सालों में EBITDA मार्जिन को 17 से 18% के बीच ले जाना। लेकिन हर तेज रफ्तार गाड़ी में ब्रेक का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस पूरी ग्रोथ स्टोरी में बाजार के सबसे बड़े जोखिम यानी रिस्क क्या हैं? सब कुछ इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा जोखिम अभी भी सप्लाई चेन का ही है। भले ही दुनिया चीन से अलग हो रही है, लेकिन PCCPL जैसे कई मैन्युफैक्चरर्स अभी भी प्रमुख कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर हैं, जिन्हें KRM या की रॉ मटेरियल्स कहते हैं। जी हाँ, चीन से आने वाले इस कच्चे माल की कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव उनके मार्जिन्स को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तो इस जोखिम से बचने के लिए कंपनी का मिटिगेशन प्लान क्या है? वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे होंगे? या अपने लोकल सप्लाई चेन पार्टनर्स को बहुत तेजी से सक्रिय कर रहे हैं।
अगर चीन की तरफ से सप्लाई बाधित होती है तो ये स्थानीय सप्लायर्स तुरंत उस कमी को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बैकअप प्लान रेडी है। हाँ, और इसके साथ ही वे अपनी इन्वेंट्री को Q1 तक एक सुरक्षित और सामान्य स्तर पर लाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि किसी भी ग्लोबल शॉक से उनका प्रोडक्शन ना रुके। चलिए, हमने फाइनेंसेस, China+1, R&D और एक्सपेंशन सब पर बात कर ली, लेकिन नए प्लान्स लगाना और भारी मात्रा में रसायनों का उत्पादन करना आज के समय में बिना पर्यावरण के कड़े नियमों के संभव नहीं है। ये आज के समय का सबसे बड़ा सच है। कोई भी कंपनी आज हवा में धुआं और नदियों में जहरीला पानी छोड़कर लंबे समय तक बिजनेस नहीं कर सकती। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं रहा। और यहीं पर पंजाब केमिकल्स का सबसे मजबूत पक्ष सामने आता है। जब हम उनके पर्यावरण प्रबंधन को जनरल इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री के मानकों से तौलते हैं तो वे बहुत आगे दिखाई देते हैं। दस्तावेजों में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी डेराबस्सी और लाड़ू की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होना। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होना, बिल्कुल। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब है कि कारखाने से एक भी बूंद प्रदूषित पानी बाहर के पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता। एक भी बूंद नहीं। कारखाने के सारे पानी को इवेपोरेशन और सेपरेशन जैसी उन्नत तकनीकों से ट्रीट किया जाता है और पूरी तरह रिसाइकिल करके वापस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना बहुत खर्चीला और मुश्किल काम है। एकदम सही। और पानी के अलावा वे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा के मोर्चे पर भी बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। वो चावल की भूसी वाला इनिशिएटिव? हाँ, कारखाने की भारी ऊर्जा जरूरतों के लिए वे पारंपरिक कोयले के बजाय ईंधन के रूप में चावल की भूसी यानी राइस हस्क का उपयोग कर रहे हैं। अब सच कहूं तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। मतलब ये एक परफेक्ट और सर्कुलर लूप की तरह है। कैसे? देखिए, कंपनी का मुख्य काम है खेती में काम आने वाले रसायन यानी एग्रोकेमिकल्स बनाना। हाँ। और उस बड़े कारखाने को चलाने के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है वो उसी खेती के कचरे यानी चावल की भूसी से आ रही है, जो कि एक रिन्यूएबल बायोमास है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जोड़ा आपने इसे। और अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पर्यावरण बचाने का कोई सामाजिक कार्य या PR स्टंट नहीं है। तो इसके पीछे फाइनेंशियल्स भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जब कोई बड़ी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को चुनती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि कौन सबसे सस्ता बना रहा है, वे ये भी देखती हैं कि सप्लायर का पर्यावरण रिकॉर्ड कैसा है। अच्छा, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। हाँ, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और बायोमास एनर्जी जैसी पहल लंबी अवधि में कारखाने की ऑपरेशनल कॉस्ट्स को भारी मात्रा में कम कर देती हैं। इस तो मतलब है कि ये सस्टेनेबिलिटी अब सीधे तौर पे आपके मुनाफे और नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की क्षमता से जुड़ गई है। और इस ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक और बेहद जरूरी चीज है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट या PSM। PSM ये क्या होता है? जैसा हमने पहले चर्चा की थी, जब आप हाइड्रोजनेशन या प्रेशर रिएक्शन जैसी खतरनाक प्रक्रियाओं पर काम करते हैं तो सुरक्षा से कोई भी समझौता एक बड़ी त्रासदी ला सकता है। हाँ, गैस लीक्स या विस्फोट का खतरा। जी, PSM कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाला सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि प्लांट के अंदर हर प्रक्रिया सुरक्षा के उच्चतम वैश्विक मानकों पर खरी उतरे। ये न केवल दुर्घटनाओं को रोकता है, बल्कि विदेशी क्लाइंट्स को ये भरोसा भी दिलाता है कि उनकी तकनीक और उत्पादन दोनों एकदम सुरक्षित हाथों में है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पंजाब केमिकल्स का ये जो नया अवतार है वो कोई रातों रात मिली तुक्के वाली सफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत और सही रणनीति है। उनके पास 50 सालों की जटिल रसायन विज्ञान की गहरी विरासत है और आज जब पूरी दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम करके एक नई सप्लाई चेन तलाश रही है तो वह एकदम सही समय पर सही R&D, नए मल्टीपर्पस प्लांट्स और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ तैयार खड़े हैं। उनके वित्तीय आंकड़े भी तो यही गवाही दे रहे हैं, विशेषकर वो बढ़ता हुआ ROCE, मजबूत पैट मार्जिन और कम होता कर्ज यही साबित करते हैं कि वो एक बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने कंसोलिडेशन से निकलकर एक टिकाऊ और लंबी अवधि की ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं।
एकदम। तो इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जैसे जैसे हमारी ये ग्लोबल सप्लाई चेन और भी ज्यादा जटिल और बटी हुई होती जा रही है, क्या आने वाले समय में ग्रीन केमिस्ट्री और स्थानीय सस्टेनेबिलिटी ही पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच यानी उनका असली मोट साबित होगी? जब मशीनें और तकनीक सबके पास आसानी से उपलब्ध होगी, तो क्या भविष्य में सिर्फ वही केमिकल कंपनियां जिंदा बचेंगी और फलेंगी फूलेंगी जो प्रकृति के साथ पूरी तरह सामंजस्य बिठाकर चलेंगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।